जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे। और कल प्रैक्टिस सेशन हुआ था, आनंद में आनंद आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। यार, खत्म नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मजाक नहीं है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। हाँ, मैराथन में लूंगा कल, उसमें हो जाएगा। मंजित खत्म ही नहीं करना है ना, सिखाना भी है ना, ये भी उद्देश्य है ना। ऐसा नहीं है कि खाली खत्म ही करना है। मैं बेटा बढ़िया होगी तो फर्स्ट क्लास। आज शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे यूट्यूब पर ही देख। हाँ भैया, हाँ भैया रोहित। निखिल नहीं करना ना। सुन निखिल, जितना पढ़ा दिया है ना, चुपचाप उसको पढ़ ले। चुपचाप पेपर फाड़ देगा। और ये भी नहीं पढ़ा और ज्ञानबाजी करता रहा, कुछ नहीं होगा। ना निखिल वेव पढ़ना है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इनमें से। सब सुन लो एक बार। आज 8 बजे रात को यानी शाम को सर्कल यानी सर्कुलर मोशन के बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक या न्यूमेरिकल, यानी बेसिक का मतलब वही कंसेप्चुअल या फॉर्मूला वाले बेसिक, वो भी कराऊंगा, जिससे कि रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट। और न्यूमेरिकल अच्छे वाले वो भी कराऊंगा। ठीक है। इसलिए काम करना, अब सर्कल को थोड़ा रिवाइज कर लेना, उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए थे सर्कल के, आप सभी को याद होगा। ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है। तो न्यूमेरिकल, इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि आप लोग सर्कुलर रिवाइज कर लेना। 8 बजे सर्कल के सारे क्वेश्चंस, हो सकता है कि क्लास बड़ी हो, मतलब जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा डेडिकेटेड हो गया हूँ। मुझे टेंशन नहीं है, सच बताऊं। मुझे टेंशन इसलिए नहीं है कि मैं 80% काम खत्म कर चुका हूँ। अब 80 से मोर देन 80% मैं काम खत्म कर चुका हूँ। मुझे टेंशन नहीं है सिलेबस की, मुझे प्रैक्टिस की टेंशन है। मुझे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करानी है। सुन लो, तुम लोग भी ये सुन लो। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है, प्यार से धीरे धीरे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगा के 3 मैराथन भी ले ली तो भी प्यार से खत्म करा दूंगा। अब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करा सकता हूं मैं, मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, वो जरूरी है इस टाइम आपके लिए भी, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलो। हाँ, क्लास पर वाईटी पर क्लास हुई थी कल। डेली वाईटी पर क्लास होगी रात को 8 बजे। 8 बजे होती है ना? हाँ, 8 बजे डेली। डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास होती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वहां पर हम लोग क्लास कर रहे होंगे। 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब होगी सर? शुभम, 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए है, वो मैं नहीं कराऊंगा। वो आपको प्रैक्टिस खुद करने के लिए क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आप खुद से क्वेश्चंस लगाएं आप। उसके लिए सब मुझसे ही कराओ, खुद कुछ भी। यार, जब तक खुद क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना सीखोगे तब तक कैसे काम बनेगा? 500 क्वेश्चंस दिया हूं, किस लिए दिया हूं? बेटा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट।
चलो बेटा। यार बड़ा दुखी आत्मा हो तुम लोग, कह रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। अरे भाई एडमिट कार्ड आ गया तो पेपर निकाल देगा तू आज ही। पढ़ ले यार, क्यों परेशान दुखी करते हो। आ जाएगा एडमिट कार्ड, भागा नहीं जा रहा है उसको तेरे को पेपर है, आएगा आएगा एडमिट कार्ड। 7-8 दिन पहले आता है। एडमिट कार्ड आ गया तो टेंशन बढ़ जाएगी, चुपचाप उसको आने दो, अपने आप आ जाएगा। पागल हो यार। निखिल तू, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, चुपचाप पढ़ ले तू। आते हैं एक आध पेपर दिया है एक आध बार। ये चैप्टर करा दिया मैंने। सुन लो, मैं चर्चाएं कर रहा हूँ, बात करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। चलो। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है ना, थोड़ा सा देखो, कुछ 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 मैं थोड़ा एक इंट्रो दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ठीक है प्रद्युम्न, मैं देख लूंगा। देखो, चार्ज जानते हो ना, चार्ज। चार्ज को आवेश कहते हैं। सुनना पहले, देखो इसके इंट्रो को समझना पूरा, कि कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या हमें कैसे कैसे पढ़ना है, इसकी पूरा आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊं, क्योंकि अपने आप में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है, उसमें 7-8 चैप्टर्स का आपको पढ़ना होता है, मतलब टॉपिक्स को। तो वो मैं, आप जब तक इंट्रो नहीं समझोगे बात नहीं बनेगी। आई नो आप 12th में पढ़ के आए होगे, लेकिन एक इंट्रो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी में आए हैं आप। चार्ज आवेश, आप सब जानते हैं चार्ज रेस्ट में रहता है। ये सब थोड़ा स्पीड बताऊंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि छोटी छोटी बात है। चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा, रेस्ट माने विराम में, चार्ज अगर विराम में रहेगा तो यहां से एक नई ब्रांच बन जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत स्थितिकीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत स्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकीय, स्थितिकीय, वैद्युत स्थितिकीय। और जब चार्ज मोशन में हो, गति में, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वैद्युत गतिकीय, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। गतिकीय, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वैद्युत गतिकीय। तो रेस्ट और मोशन क्लियर। प्रद्युम्न मैं बोला था बता दूंगा, टेंशन मत ले। पर तुम लोग यार एक बार में सुनते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है? तुमको बार बार कहने की आदत है और बार बार सुनने की आदत है। ये है दो ब्रांच। अब देखो, ये अपने आप में अलग ब्रांच है और ये अपने आप में अलग ब्रांच है। तो ये वाली जो ब्रांच है, कब कब जब चार्ज रेस्ट में रहता है उसके लिए स्टडी करते हैं। मतलब दोनों ब्रांच का एक उद्देश्य जो है वो चार्ज के बारे में है, सीधी सीधी बात है, आवेश के बारे में पढ़ना है। बस यहाँ पर आवेश के बारे में, रेस्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर आवेश गति में रहता है, मोशन में रहता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब समझते जाना थोड़ा सा। अब ये जो ब्रांच है आपकी, ये वाली, यहां पर आपका जो पहला चैप्टर है वो चार्ज के बारे में स्टडी करना है थोड़ा सा, है ना। चार्ज के बाद हम, वही स्टडी ऑफ चार्ज है, ऐसे समझ लो, स्टडी ऑफ चार्ज। पहले हमें आवेश का अध्ययन पढ़ना है, जो कि थोड़ा जरूरी है, समझना चाहिए चैप्टर को। इन दोनों चैप्टर की बारीकी को तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप चार्ज की स्टडी नहीं कर पाएंगे। गलत लिखे टी भाई। जब तक आवेश का अध्ययन नहीं करेंगे, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज क्या है, कैसे है ना, तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप इन दोनों को समझ पाओगे अच्छे से। तो पूरा टाइम हमें चार्ज की स्टडी पर भी देना है, लेकिन उतना वक्त नहीं है हमारे पास, तो हमें टू द पॉइंट बात करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। इसके बाद बेटा आगे हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, वो पढ़ना है स्टडी ऑफ चार्ज के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वैद्युत क्षेत्र। देखते जाना ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र।
और थर्ड बेटा हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसी में जो चैप्टर है पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इसके बारे में समझना है। और फिर बेटा हमें पढ़ना है यहाँ पर कैपेसिटर, गॉसिस लॉ, अगला है गॉस लॉ या कैपेसिटर, संधारित्र, और अगला है बेटा गॉस लॉ, गॉस का नियम। यही हम पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। टॉपिक लिख दिया हूं मैं आपको क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स, गॉस लॉ में ही पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये देखो ये सब टॉपिक हैं, डरना मत, ये सब टॉपिक हैं इसके अंदर, तो ये सब हमें समझना है। देखो यहां से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं, यहां से बहुत बेसिक न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल। फ्लक्स पर आज तक नहीं, यहां पर डीएफ पूछा गया है या यूनिट पूछी गई है, यहां से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया आपके में। पोटेंशियल के बारे में जर्नल डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल के पास आपका जर्नल डेटा आपके पास होना चाहिए, जर्नल डेटा आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का यूज बहुत है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, पोटेंशियल पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ एक, अरे भैया रेजिस्टेंस इसमें पढ़ेंगे इसी को, एक पोटेंशियल राइट, भैया आगे पोटेंशियल में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल लिख तो दिया। अब ये जो है यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली यहां पर हमें पढ़ना है, पता है पहला जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आप समझो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है पूरा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर। इसमें आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, वैद्युत प्रतिरोध, और आप लोग रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ये सब पढ़ेंगे, ये सब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। दूसरा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तीसरा आपको यहाँ पर ईएमआई के बारे में पढ़ना है, वही जो आप बार बार बोलते रहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व। ठीक है, विशाल सर आज तक संधारित्र समझ में नहीं आया, आज के बाद कभी नहीं भूलेगा जीवन में। ठीक है, इसके बाद एसी पढ़ना है हमें, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। बस थोड़ा समय नहीं रहता यार, बात और कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें पढ़ना है, बस ये समझ लो, ये सब पढ़ना है। देखो ये सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहले सुन लेना, ये जो सब है ना, ये सब इंट्रो को सुन लोगे ना, तो ये सब तुम्हें एक दिमाग में सेट आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है, कैसे करना। ये आपका जो है ना, ये कम से कम 4 घंटे लगातार क्लास चले, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे का है ये पूरा सेशन, 4 से 5 घंटे का पूरा टू द पॉइंट चले, 4 से 5 घंटे का ये पूरा सेशन है, ये पूरा का पूरा 4 से 5 घंटे लगातार, एक दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे एसएचएम में मैराथन ली थी ना मैंने बड़ी, वैसे अगर मैराथन लूं, लेकिन वैसे अगर डिटेल में पढ़ाने लगा तो उसको भाई साहब टाइम चाहिए 15 दिन का, कम से कम 15 दिन, लेकिन टू द पॉइंट अपने एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए मैं 4 से 5 घंटे में आपको बढ़िया तरीके से कवर करा दूंगा, उस हिसाब से कराऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको, उसके हिसाब से। तुम बोलते बहुत हो, सुन भी लिया करो। इसके बाद आओ, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये एक दिन का है, एक दिन इसमें पूरा चाहिए 2 से 3 घंटा। मैग्नेटिक फील्ड एक दिन का है, ईएमआई एक दिन का है, छोटा सा है, एक दिन का ये है। और अब डेली, अब देख लो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब 5 दिन में लगभग खत्म हो जाना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट वही 8, 9, 10 खींच के 10 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ। ये है हमारा पूरा। सर 12th में तो 3 महीने चला था,
40-40 30-30 मिनट पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपको एक प्रॉपर मैंने एक आपको एनालिसिस दे दिया है चीजों का। आज तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब ही नहीं है। तो थोड़ी सी मैं चर्चा चार्ज के ऊपर स्टडी आज हम जो खत्म कर लेंगे ना, ये वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे ये पूरा, क्योंकि स्टडी ऑफ चार्ज को मैं डिटेल में आपसे बात कर लेता हूँ, देन आफ्टर दिस ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बेटा, बोलो रेडी? स्टडी ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को देखो, चाहे चार्ज रेस्ट में हो और चाहे चार्ज मोशन में हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो चार्ज ही, यहाँ भी चार्ज पढ़ना है, यहाँ भी चार्ज पढ़ना है, तो क्यों ना पहले चार्ज को पूरा टाइम देके चार्ज के बारे में सीखा जाए। बोलो क्लियर? आपका यही तरीका मुझे दीवाना बना देता है। आप पहले टेलर बता देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, स्वाभाविक होना भी चाहिए। आपको आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है। मुझे पता है कि कल मुझे, भाई साहब मुझे कल क्रिकेट खेलने जाना है, तो दिमाग में रहता है यार कल क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे शॉट मारना है, ऐसे करना है, भाई साहब दिमाग में चलता है सब। तो मैंने बता दिया ना तुम्हें, तो तुम रेडी रहोगे अब लोग, हाँ भैया अब ये चलेगा, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए पूरा आइडिया क्या है। ठीक है, इसलिए मैं सारा पहले हमेशा चर्चाएं करता हूँ चीजों पे। ये आपका लास्ट है, लास्ट सिलेबस है आपका, एंडिंग सिलेबस है आपका। ठीक है, हाँ बेटा फाउंडेशन का बोला था, मैं आपको बताऊंगा ना इसके बारे में, पहले पढ़ लो, अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपको। पहले भी एयरफोर्स का पेपर है ना तेरे को, वो कर लो। अच्छा, हो गई बात है। अब आपसे बस मुझे 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में स्टार्ट कर दें, 2 मिनट का ब्रेक है एक छोटा सा, वो आप 2 मिनट में फिर इसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना?
स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज हेडिंग लगाओ। चलो स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज, ध्यान से चीजों को समझते जाना है ना। चार्ज को हिंदी में बेटा आवेश कहते हैं। चलो चार्ज देखो भाई, विशाल मैं क्लास के बाद मुझे पूछना तब बताऊंगा ना, पहले पढ़ लें। चलो एक बात बताता हूं मैं तुमको, 5 मिनट सुनना और शायद तुम्हारे बड़े काम की है और तुम्हारी बात है। मैं डिफेंस में कई सालों से पढ़ा रहा हूं और मेरा अच्छा खासा अनुभव है इस एग्जाम को लेके, चाहे वो एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे फिर वो नेवी का पेपर हो, चाहे फिर वो कोस्ट गार्ड का पेपर हो, और चाहे फिर वो बीएसएफ आरओ का पेपर हो, चाहे फिर वो एनडीए का पेपर हो, मतलब सीवन सीडीएस का पेपर हो, एमएनएस का पेपर हो। डिफेंस कैटेगरी के जितने भी एग्जाम हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे फाइट कर रखे हैं, एक बार नहीं कई कई बार, सारे के सारे पेपर। मेरा अच्छा खासा अनुभव है, इसकी इसकी बारीकियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जैसे मैं आप लोगों को कमेंट करते हुए चीज देखता हूं बहुत बार कि सर क्या इस बैच से एनडीए हो जाएगा, एनडीए के लिए कौन सा बैच लें। या जब एनडीए की क्लास लेता हूं तो बच्चे मुझसे पता क्या कहते हैं कि सर क्या इससे एयरफोर्स हो जाएगा, क्या सर इससे एयर मतलब आईसीजी का हो जाएगा, क्या सर इससे नेवी का हो जाएगा। बड़ा ही मतलब एक कॉमन क्वेश्चन मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूं, और मैं हालांकि मैं चुप रहता हूं, मैं बोलता नहीं इन सब चीजों पे, लेकिन मुझे बोलने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि 13 अक्टूबर को पेपर है और आज भी अभी तुम्हारे जहन में ये आ रहा है। प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एक बात सुनो ध्यान से। अब एक बात बताओ, आपको करना क्या है। पहली बात, पहले जब भी हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पहले ये देखना है कि क्या एयरफोर्स की तैयारी, उदाहरण के तौर पर दोबारा समझना, आप मान लो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं आपको साल में 2 एग्जाम देने होते हैं एयरफोर्स के, 3 से 4 साल का हर बच्चे को लगभग टाइम मिलता है, तो लगभग 3 साल के हिसाब से भी 6 से 7 अटेम्प्ट उसे मिल जाते हैं। ठीक, मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं एनडीए का एग्जाम इस बैच से दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, या एयरफोर्स के बैच से एनडीए का एग्जाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। कैसे डिसाइड करूंगा? मैं डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। तो सबसे पहला काम होता है मेरा सिलेबस को चेक करना कि यार एयरफोर्स में सर ने जो पढ़ा है वो वाला जो सिलेबस है एयरफोर्स का और एनडीए वाला सिलेबस, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूं और मैं आईएएस की भी तैयारी कर रहा हूं। क्या बात रेलेवेंट है ये? सीजीएल की अपने आप में एक अलग तैयारी है, आईएएस की अपने आप में एक अलग तैयारी है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सर मैं सीजीएल की तैयारी कर लेता हूं, पहले देख लेता हूं सीजीएल वाला पेपर नहीं निकला पहले अटेम्प्ट में, फिर आईएएस की करूंगा, फिर आईएएस वाला निकला फिर सीजीएल का पेपर आ जाएगा उसकी तैयारी करूंगा, फिर सीजीएल का नहीं निकला फिर आईएएस की तैयारी करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? मतलब हमको पता होना चाहिए कि वो जो सिलेबस है जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, और जो दिमाग में सवाल आ रहा है कि इस बैच से इस सिलेबस से मैं एनडी की तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो आई थिंक तुम्हारा पहला दिमाग में डाउट क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है सिलेबस। दूसरी बात, आशुतोष बेटा 2 मिनट सुनो, जरूरी है ये। अब मैं एनडीए और एयरफोर्स पर चर्चाएं कर देता हूं। देखो बहुत बच्चे, सर मेरे साथ भी यही हो रहा है, तो मतलब वही बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हैं अपने पाथ से। सीरियसली बता रहा हूं,
मैं चाह रहा था बहुत समय से इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, समझाऊं बच्चों को, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, और आज से नहीं 2-3 साल से मैं सोच रहा था, बट मैं बनाया नहीं, मैंने कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। लेकिन मैं लगातार लगातार ये चीजें कमेंट में फेस करता हूँ। हालांकि अभी वक्त नहीं है मेरे पास उतना बताने का, लेकिन मैं आपको अभी के लिए इतना कहूं कि 13 अक्टूबर को आप पहले पेपर दे के आओ, 14-15 को पेपर मैं उसके बाद में एक सेशन रखूंगा आप लोगों के लिए। अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, या फिर आप लोग रिकॉर्डेड देखोगे, मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, मेरा एक सेशन आएगा वो मैं आप लोगों के लिए रखूंगा 13-14 अक्टूबर के बाद, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा 4 दिन में, 14-15-16 के बाद एक सेशन रखूंगा, स्ट्रेटजी सेशन। हम किस किस एग्जाम की, डिफेंस की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से एग्जाम आपको देने चाहिए, कौन कौन से एग्जाम नहीं देने चाहिए, किस बैच से क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है। वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चल, वो हम इसलिए बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सारे तो ये सब जरूरी होता है बेटा। देखो, सिलेक्शन कोई आसान काम नहीं है, और ऐसा तोप का गोला भी नहीं कि हो भी ना, दोनों चीज है। इतना आसान नहीं है कि हल्के में ले लो, और इतना भी हल्का नहीं है कि उसे आसान समझ लो कि बैठे बैठे सब हो जाएगा। नहीं, एफकेट में बेटा मैं क्लास नहीं लेता, मैं एफकेट सीडीएस में क्लास नहीं लेता हूँ। मैं एनडीए में या फोर्स में, नेवी, ऐसी जी आपके इस वाले बैच में क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, डिफेंस में। चल, तो देखो, चार्ज की स्टडी करते हैं और चार्ज को समझते हैं कि चार्ज है क्या। तो सबसे पहली बात क्या है, इस पर बात नहीं करेंगे। चार्ज बेटा बेसिकली हम पढ़ते हैं दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव, हाँ ना करते जाना बस कमेंट में, एक नेगेटिव, क्योंकि ये सब बातें आपको छोटी छोटी पता है। पॉजिटिव चार्ज को बेटा हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, और बेटा नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन मतलब ई पॉजिटिव लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब ई नेगेटिव लिख देता हूं, समझ रहे हो। ई पॉजिटिव मतलब ये क्या है कि जो प्रोटॉन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब जो चार्ज की एसआई यूनिट है ना बेटा, वो कूलाम है। इसकी जो एसआई यूनिट है चार्ज की, वो कूलाम है बेटा। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलाम है, COUL कूलाम, इसको हम सी से दर्शाते हैं। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलाम है। या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल देते हैं ना। अब देखो, इनमें रिलेशन भी वो भी बताऊंगा। और इसका जो चार्ज है बेटा वो माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम है। कल सेमीकंडक्टर में मैंने आपसे कंडक्टर के बारे में चर्चाएं करी थी। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, सब पढ़ाया था। तो अभी मुझे नहीं लगता इन पर, शायद मैं लिख देता हूँ बस, बाकी का पढ़ा तो चुका हूँ आपको सब कुछ। अब वैसे ही अगर मैं बेटा इस पर मास का जिक्र करूं, तो इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन का 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये दिस इज अ मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। न्यूटन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। कल आपको सेमीकंडक्टर में भी ये बात बताया था कि न्यूटन का ज्यादा होता है, अगर आप तुलना करने पाओगे, नहीं तो लगभग में पैरेलल होता है, समान होता है। ये थोड़ी सी चार्ज की छोटी मोटी बातें हैं बेटा। चार्ज की जो डिस्कवरी करी थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो डिस्कवरी जो की गई थी, खोज, डिस्कवरी बेटा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। हिंदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट, डिस्कवरी करी थी। ये छोटी मोटी बातें हो गई है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इनके मासेस। देखो, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है चार्ज।
लेकिन मास की बात थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ ना, मास नेगेटिव नहीं हो सकता है, मास जीरो नहीं हो सकता है, मास पॉजिटिव होता है, ये बात पता है ना, थोड़ी मोड़ी ये पढ़ के बैठे हो। तो अब ये तो थी छोटी मोटी बातें चार्ज के बारे में, छोटी हल्की फुल्की बातें। अब चार्ज की प्रॉपर्टी पर चर्चाएं करेंगे। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुन लेना। एटम आपने पढ़ा है, तो एटम पर मैं आपको अब नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बता रहा हूं मुंह से, क्योंकि ये बात मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बेटा एटम हम जानते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के चारों तरफ सेल होती हैं, उन सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हाँ है ना, सब बता दिया था ना। ये थोड़ी सी बात है, मैंने एटम के बारे में आपको स्टडी करा दिया था, तो वो सब नहीं पढ़ेंगे। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का प्रॉपर्टी गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण। चलो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखो, हाँ ना करते जाना मुझे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो चार्ज जो होता है ना बेटा, बिना मास के नहीं रह सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो ये बोतल है, उदाहरण के तौर पर समझना, ये बोतल है, तो ये बोतल जब यहां से यहां जाएगी, क्या ऐसा ही ये बोतल जब यहां से यहां गई, तो क्या ऐसा ही बोतल अपना मास यहीं छोड़ जाए और आगे बढ़ जाए? नहीं ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसके साथ उसका मास भी, द्रव्यमान भी ट्रांसफर होता है। तो पहली बात, तो चार्ज है बेटा वो ट्रांसफरेबल है, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पहली बात क्या है? ट्रांसफर हो जाता, चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के नहीं रह सकता। चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, चार्ज बिना द्रव्यमान के, हिंदी वाले, चार्ज बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। ठीक है, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। इसका मतलब समझ में आ गया ना क्या है? क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई चार्ज यहां पर है अपना, मान चलो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो मास भी उसके साथ ही ट्रांसफर होगा, बिना मास के ट्रांसफर नहीं होगा, ये है मतलब। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, वेक्टर का कोई मतलब, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चार्ज बेटा कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। स्केलर माने अदिश राशि है ये, अदिश मतलब सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर का मतलब ये, सिर्फ इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। देखो चार्ज जो है ना बेटा, मेरा सवाल है आपसे कि सर क्या चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता है? मैं आपको बताऊंगा चार्ज सर क्या स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बात तो अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, ये बात तो पता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड घटने बढ़ने से चार्ज की वैल्यू बदलेगी, क्या ये सच है? चार्ज स्पीड पर डिपेंड करता है क्या?
तो चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। आप उस चार्ज की स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड कर दो, उस चार्ज की स्पीड को 50 मीटर पर सेकंड कर दो, चार्ज की स्पीड को 500 मीटर पर सेकंड कर दो, तो स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मास जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। सर क्या बात कर रहे हैं, बताता हूँ आपको ये बात, थोड़ी सी ये बात बताता हूँ। देखो थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, यहां पर लिख दो चार्ज, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं, और यहां पर लिख दो मास, द्रव्यमान। ठीक है, देखो चार्ज, इधर देखो, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, द्रव्यमान, मास माने है द्रव्यमान, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। कैसे करता है समझाता हूं। चार्ज नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, इंडिपेंडेंट है स्पीड पर। ठीक है, समझो समझो, बताता हूं कैसे है कैसे नहीं है, सब देखते हैं। देखो इस बात को समझते हैं तो m, बेटा एक फॉर्मूला होता है m बराबर m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जहां पर ये जो m नॉट है ना बेटा, इसको रेस्ट मास बोल रहा हूं, विराम रेस्ट मास का मतलब जान रहे हो क्या है, बताता हूं। विराम द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं इसे। रेस्ट मास का मतलब है जो चार्ज मूव नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है आराम से मस्त, उसको रेस्ट में, आराम से रेस्ट में। ठीक है, और ये जो m है ना, ये m पता है क्या है, जो चार्ज मूव कर रहा है उसका मास है। तो मास ऑफ मूविंग चार्ज, मास ऑफ मूविंग चार्ज, जो चार्ज गति कर रहा है उसका मास है। सर v क्या पता है आपको, v स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज, 10 मीटर पर सेकंड, 20 जितनी भी है। सी जानते हो क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना होता है। अब इस कंसेप्ट को पहले हमने समझ लिया कौन क्या है कैसे है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब मुझे आपको इसको समझाना है, बस इसको एक्सप्लेन करना है इस चीज को, बस ये तो आप समझ गए ना कि कौन क्या है। m बराबर m नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा फील करना है, इस लॉजिक को फील करना है, लॉजिक को देखो कैसे। मान लो ये रहा m और ये रहा m नॉट। m तो पता ही आपको मूविंग चार्ज, m नॉट रेस्ट मास। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मान लेता हूं। एक काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर थोड़ा समझते हैं इस कंडीशन को। देखो हम जानते हैं c की वैल्यू तो हमेशा ज्यादा रहेगी v से, भाई c की वैल्यू तो हमेशा ज्यादा, भाई प्रकाश की चाल तो हमेशा ज्यादा रहेगी। और v क्या है, स्पीड है किसकी, मूविंग चार्ज की, तो वो तो इससे हमेशा कम रहेगी ना। तो उदाहरण के तौर पर खाली समझने के लिए, बस सिर्फ इस अप्रोच को समझने के लिए, ये कैसे निर्भर नहीं करता, करता है वो कैसे। तो मान लेता हूं इस v की वैल्यू 10 मान लेता हूं समझने के लिए, और c की वैल्यू ना 100 मान लेता हूं बस समझने के लिए। या फिर एक काम करो, एक काम करो, समझने के लिए काम करो, इस v की वैल्यू को 1 मीटर पर सेकंड मान लेता हूं और इस c की वैल्यू को 10। मतलब कहने का मेरा भाव यह है कि c बहुत ज्यादा होगा, समझने के लिए सिर्फ मान लिया मैंने। अब एक काम करो, रूट v माइनस जो c स्क्वायर है, ऊपर 1 रखो, नीचे 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बस समझने के लिए। 1 माइनस 1 अपॉन 100 हो जाएगा।
और 100 का भाग 1 में देना, लगभग 0.0 बनाएगा, 0.0 बनाएगा। और 1 में से 0.01 को घटाओगे तो 0.000 बनाएगा। बोलो हाँ के ना? सॉरी गलत बोल गया, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यही है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो हाँ के ना? बोलो कोई दिक्कत? हाँ वही 0.99 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जब ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो जैसे मान लेते हैं ये आ गया 0.99 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग आ गया, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ऊपर 0 जाएगा, कितना भी जाए ऊपर 0, ऊपर 0 जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अब देखिए आप, m बराबर क्या हो गया, 100 टाइम्स ऑफ m नॉट, मतलब जो मूविंग चार्ज है उसका मास 100 गुना ज्यादा है m नॉट से, जब चार्ज आपका मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ के ना? इसलिए जब चार्ज मूव करता है ना, तो उसकी मतलब मास अगर मूव करता है, तो मास अगर मूव कर रहा है तो उसका मास, मूविंग मास, जैसे एक मैं हूं रेस्ट में, मेरा मास ये है, तो जब मैं मूव कर रहा हूं ना, मेरी मास बढ़ जाएगा। बट ये हमारे केस में नहीं होता, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के केस में ऐसा होता है। कंडीशन समझ, मेरा जो भाव था तुम्हें समझाने का, एक्सप्लेनेशन देने का, वो यही था कि मास जो है वो किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पर, और मूविंग मास ज्यादा हो जाता है। कंडीशन डाल दूं इसमें? मेरे भाई जल्दी बताओ, समझ गए कंसेप्ट को कि नहीं? लॉजिक समझ गए? बताओ जल्दी से हाँ या ना। समझ गया ना? चलो ठीक है। जी सर क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ गए? सर रिलेशन क्या है? अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट होगा? 3। चौथा पॉइंट, ये तो पता ही है ना, ये मास तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना जीरो होता। तो फोर्थ पॉइंट अगला, चार्ज बेटा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटीकरण कहते हैं हिंदी में तो, बट मतलब क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज को हिंदी में कहा जाता है क्वांटीकरण। क्वांटाइज को कहा जाता है क्वांटीकरण। इस क्वांटाइज का मतलब क्या है वो देख लो। देखो क्वांटाइज का मतलब क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। भाई जो n है वो बेटा इंटीजर है, वही 1 2 3 4 5, वही प्लस माइनस। ई क्या है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसे एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। इजराइल साहा सवाल पूछ रहे हैं कि सर जब एथलीट रनिंग लगाता है तो मास ऑफ बॉडी इंक्रीज हो, बताओ बताओ। कान साफ करो पहले इजराइल साहा। मैं बार बार बहुत चीजें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरी बातें नहीं सुनते हो, बस अपने मुंह से बकना है तुम्हें कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं करना तुम्हें। मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो तो सही। मैं अभी क्या बोला था, ये हमारी बॉडी पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उन पर एप्लीकेबल होता है। और शायद इजराइल साहब आपने सुनी नहीं थी मेरी बात, और आप वही तो है, आप बातें सुनते ही नहीं हो।
अब निखिल कह रहा है कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड मास के। गधे, प्रोपोर्शनल और इनवर्स छोड़ दे, साइड में रख दे। बताना मुझे एक बारी निखिल, एकदम गधे हैं, सही बता रहा हूं। ये रेसिस्टिविटी होता है, मुझे ये बता। ये ये लेंथ के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एरिया के क्या डायरेक्टली। तो लेंथ बढ़ने पर ये कम होता है क्या? मतलब ही नहीं, डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या ये जरूरी है? ये सब कंसेप्ट समझ में नहीं आया? इस निखिल को कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ये कहानी बना रहा। अब देखना क्या डिपेंड करता है एरिया पर, नहीं करता। वो गधा गिरी की बात एकदम। अरे अब सीख ले, रुक जा, सब होगा। जब नहीं आता तो फिर चौंच क्यों खोलते हो? पढ़ लिया करो। क्यों मेरे भाई? ई मतलब इलेक्ट्रॉन। बेटा ई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, और ई क्या है? एक्चुअली चार्ज है। क्या है? चार्ज। इसी को बेटा एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। एलिमेंट्री, छोटा चार्ज। स्मॉल ऐसे लिख दो, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। इससे छोटा चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसकी वैल्यू कितनी है? इतना। इससे छोटा चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंटीजर, ठीक है। तो इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। इसी को एलिमेंट्री चार्ज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोल देते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोल, एलिमेंट्री। अब समझो, कहने का मतलब है कि चार्ज जब ट्रांसफर हो रहा होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वो हमेशा इस ई के साथ मल्टीपल में होगा। जैसे मैंने कहा कि इस बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, मैंने कहा 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि भैया एक काम करो, 2e/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, e/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, e/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, e/6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, e/7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। ये सब नहीं, मतलब जो वैल्यू है फ्रैक्शन में नहीं होंगी। देखो जो ट्रांसफर होगा हमेशा n मल्टीपल ऑफ ई, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा n का e के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ट्रांसफर होगा 2 3। ऐसा नहीं कि भैया e/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, e/5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं है। समझे मेरी बात? समझे? क्लियर? तो यही, इसी को बेटा क्वांटाइजेशन कहा जाता है, क्वांटीकरण कहा जाता है, और कुछ नहीं होता। कृष्णा इसके पीछे का अब तो मैं कह रहा है कि सर चार्ज की यूनिट कूलाम में क्यों होती है, ये जानना है? ये बता पहले। हाँ कर, जानना है, फिर मैं 10 मिनट ले जाऊंगा तेरे। पूछ। कृष्णा कह रहा है कि सर ये बताओ कि चार्ज की यूनिट कूलाम में क्यों आती है। मुझे तू बता, तू 10th में और 12th में कर क्या रहा था, पहले ये बता, जवाब दे। 10th और 12th में कर क्या रहा था? मैं तो बताऊंगा अभी। क्यों भाई? मैं कहता कि रिलेवेंट चीज मत पूछा करो। क्यों दिया, किसने दिया, मतलब नहीं है उससे भाई। ठीक है, तो यही था बाकी का। चार्ज क्वांटाइज होता है, समझ में आ गया? हाँ, चार्ज से एक छोटा यूनिट भी होता है। देखो चार्ज कभी भी आपको इस तरीके से ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखाई देगा, e/5 e/4 e/6। तो समझ में आ गया ना? ठीक, चलो। ठीक है, 5 × मतलब सीधा सीधा मतलब ये हुआ। अब देख 2e का मतलब क्या हुआ, ये बताओ। ये हुआ
2 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ। 1 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। 3 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। 5 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। 10 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। 50 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। और क्या, इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। बस। क्लियर है? क्लियर? बोलो भाई। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसराइल से ऐसे डाउट कहते हैं? क्या कभी डाउट मैं मना करता हूं, ऐसा लगता है? लेकिन डाउट डाउट तो होना चाहिए, तुम्हारे पास डाउट ही नहीं होता। इजराइल साहब बेटा, तुम्हारे पास डाउट ही नहीं होता। डाउट जानते नहीं हो अभी तुम पूछना। क्वेश्चंस तुम लोग पूछना जानते ही नहीं हो। डाउट तो पूछना आता ही नहीं तुमको अभी। क्यों नहीं करेगा भाई अखिलेश बेटा, बिल्कुल करेगा 5 कूलम, क्यों नहीं करेगा भाई। डेसिमल में नहीं होना चाहिए ऐसे। फ्रैक्शन मतलब वही 3 का भाग 2 का डेसिमल आ जाएगा, फ्रैक्शन है डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो ये चार्ज के बारे में स्टडी थी बेसिकली, छोटी छोटी बातें थी। आगे बढ़े चलो। तो बेटा ये छोटी छोटी बात चार्ज के बारे में थी। क्लियर? अभी चार्ज के बारे में और बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट वो हमें चार्ज के लिए नहीं पढ़ना है, छोटी मोटी बातों को हमें पढ़ना था। देखो, आगे हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ को। एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उन्होंने एक लॉ दिया। ये कहते हैं कि भैया आपके पास एक कोई चार्ज है ये, इसका नाम है Q1, एक कोई चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R है। हम सब जानते हैं अगर एक दोनों अलग अलग नेचर के, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा भाई, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, और ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, बोलो हाँ के ना। तो ये वाला F1 इस पर लगाएगा, और ये वाला F2 इधर लगाएगा। ठीक है? तो कुलाम्स ने कहा कि जो फोर्स लग रहा है F1 और F2, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। ठीक है? यानी बराबर F1 F2 का जो जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये आप देखिए, ये बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो उन्होंने कहा मतलब F1 F2 को मैं बराबर मान लेता हूं, F के बराबर। तो इसने बोला क्या, इसने बोला कुलाम्स ने कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के, इन दोनों के चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है इनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहीं से जब दोनों को देखते हैं तो ये आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निकल के आया। यही था कूलाम्स लॉ, और कुछ नहीं। बस थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी के चक्कर है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो कहने की बात यह है कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो के आ जाता है, और के को बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। आप नेतांक बोल दीजिए, कुछ मत बोलिए आप, नेतांक के की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है, और यही आपका कूलाम लॉ है। ठीक है, अब है क्या बेटा, ये जो के है ना, ये बेसिकली दो टाइप का हो, दो इसकी दो वैल्यूज होती हैं के की। एक तो वैक्यूम के लिए अलग और मीडियम के लिए अलग। अगर कोई दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो के की वैल्यू कुछ और होगी निर्वात के लिए, और अगर वो दो चार्ज किसी मीडियम यानी पानी में रखे मान लो, तो उसके लिए के की वैल्यू कुछ और होगी। देखो ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के बेटा हम वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए, और फॉर मीडियम माध्यम के लिए, माध्यम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है। वैक्यूम की बेटा हिंदी होती है निर्वात। देखो के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर एप्सिलॉन क्या है, इसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, बताऊंगा अभी। और इसको कहते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो दो चीजें, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखते जाना है, कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहा जाता है, बोलते हैं एप्सिलॉन, ऐसे एप्सिलॉन ऐसे करके बोला जाता है ऐसे, लेकिन इसको कहते हैं वैद्युशीलता की यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, और इस एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं, तो इनके फॉर्मूले देखते जाना ध्यान से। लेकिन बेटा जो एप्सिलॉन होता है ना, इसका मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब सर एप्सिलॉन आर क्या है बेटा, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर का मतलब है सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो ये रिलेशन को थोड़ा समझ लेना, कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पे। अब देखो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ ये। और के की यहां से अगर यूनिट आप निकालना चाहोगे के की, तो बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ना, फोर्स की न्यूटन, और डिस्टेंस तो मीटर होगी, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर ये। ठीक है, अब अगर आप इस ध्यान से इस फॉर्मूले को देखोगे, इस ध्यान से इस फॉर्मूले को देखोगे इसको, तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख दूंगा। अब यहीं से देखते जाना, यहीं से देखते जाना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन ये रहा,
और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9। देखो 9 × 10⁻9/ε r, ऐसे। अब ये है, अब एप्सिलॉन आर के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चाएं कर देता हूं। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसलिए एक एक बारीकी में के बारे में आपसे चर्चाएं कर रहा हूं, सब कुछ ध्यान से देखते जाना चीजों को। 10⁻−12 होता है बलराम, 25 नहीं होता, बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब वही थोड़ी सी चर्चाएं कर रहा हूं मैं आपसे भी, कि जो एप्सिलॉन आर होता है बेटा, ये क्या चीज है। देखो समटाइम इसे हम, एप्सिलॉन आर है क्या, परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी सापेक्ष वैद्युतशीलता, यही तो बोल रहा हूं। दोबारा लिख रहा हूं, हिंदी वहां लिखी हुई है पीछे, रिलेटिव परमिटिविटी। प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं पता है आपसे, कि जो एप्सिलॉन आर है, इसको समटाइम्स जो एप्सिलॉन आर है ना, उसको हम के बराबर लिख देते हैं। समटाइम्स एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। अब सुन लो, ये वाला के अलग है और ये वाला के अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, बस के से दर्शा रहे हैं। वो के अलग है, ये के अलग है। सुन लेना, कंफ्यूजन मत हो ना। इसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए मैंने, बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने यहां पर फॉर्मूले में एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा है, के नहीं लिखा। आप के भी बोल सकते हो इसको, लेकिन आपको कंफ्यूज होता कि ये के और ये के, फिर दिमाग घूम जाता। इसलिए मैंने इसको एप्सिलॉन आर लिख दिया। लेकिन हम बात एक ही है, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और देखो एप्सिलॉन आर, ये दोनों एक ही चीज है, एप्सिलॉन आर बोल दो या के बोल दो, बात एक ही। लेकिन वो वाला के और ये के दोनों अलग अलग है, ये दोनों चीज एक ही है। अगर मैं पानी की बात करूं तो के नोट डाल के, पानी के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है फॉर वाटर, पानी के लिए फॉर वाटर एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, सॉरी 81 होती है। कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होती है, फॉर कंडक्टर, चालक के लिए इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, और एक से कभी छोटी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, और नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो ध्यान से, अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू को 1 कर देता हूं, ठीक है 1 कर देता हूं, देखो यहां पे 1 कर दिया, 1 इसको 1 कर देता हूं, बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैक्यूम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो वही था एक छोटी सी बात जो मुझे तुम्हें बतानी थी। अब यहीं से देखते जाओ ध्यान से, अब यहीं से मैं शॉर्ट में बस जो लिख रहा हूं, जो आपको पढ़ाया है, यहीं से मैंने बताया कि के Q1 Q2/R² होता है। तो F बराबर, अगर मैं मीडियम की बात करूं, अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ये हो जाएगा। अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एफ Q2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2/R²। यानी ये इक्वेशन, ये अलग चीज है, एक मिनट, ये अलग चीज है और ये दोनों अलग चीज है। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये अलग चीज है, मतलब ये दोनों, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं ना। अभी मैंने आपको रिलेशन दिया, देखो कहाँ ये रहा, ठीक है, बोलो हाँ के ना।
चलो भाई, ये बात है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ बस। इनमें डाउट तो नहीं है कोई इन सब चीजों में? इसलिए के बारे में चर्चा, देखो इस पर सवाल बनते हैं। चलो दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लेना। एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। के की वैल्यू वैक्यूम के लिए कुछ और होती है, मीडियम के लिए कुछ और होती है। के की वैल्यू देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए 1/4 एप्सिलॉन होती है। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बस ये है। और एप्सिलॉन आर को हम के बराबर बोल देते हैं, मतलब बोल देते हैं एप्सिलॉन आर का मतलब के भी होता है, लेकिन ये वो वाला के नहीं है जो अभी पढ़ा है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने एप्सिलॉन आर लिख रहा हूँ, के नहीं लिखा, बस बता दिया है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। देखो अलग अलग के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। वैक्यूम के लिए फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देखो ये रहा, मीडियम के लिए देख रहे हो ये रहा फॉर्मूला। अब आपसे मैं सवाल करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये हैं, बताओ। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है। एक चार्ज है Q1 Q2, सेम डिस्टेंस, सेम केस है, सेम कहानी एकदम। लेकिन पता है ये जो चार्ज है ना, कहाँ रखें? हवा में, इन वैक्यूम, ऐसे सोचो, इन वैक्यूम। और ये इन वाटर, ये चार्ज पानी में रखे हैं दोनों, सेम चार्ज है, सब कुछ सेम है, सेम डिस्टेंस है, इन वैक्यूम। इस पर फोर्स लग रहा है F1, यहां पर फोर्स लग रहा है F2। बताओ ऑप्शन, विच इज करेक्ट, सवाल है विच इज करेक्ट, पूछा क्या सवाल है ये, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है? F1 बराबर F2, F1 ग्रेटर देन F2, F1 लेस देन F2, डी नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन है, बताओ। अब लगाओ दिमाग, बताओ। कुछ नहीं होता, डायरेक्टिव मीन्स बस एक नाम है उसका। अब बताओ किस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जल्दी से आंसर दे दो, ABCD सवाल है आपके पास है। ABCD सोचो, ये हालत है तुम लोगों की। ईशान, क्या नाम था उसका, ईशान वगैरह, वो बच्चे नाम आंसर देना इसका। ABCD, चलो ठीक है। हाँ इस्माइली साहा था। आंसर दो बेटा। चलो भाई ठीक है, समझते हैं। कंसेप्ट देख लो, आंसर तो काफी लोगों के सही है, काफी लोगों के गलत है। देखो वैक्यूम का फॉर्मूला क्या था, देखते जाना ध्यान से, लॉजिक देखो। मीडियम का फॉर्मूला क्या था, ये था। ठीक है, अच्छा। इसको एक काम कर रहा है, इसको ऐसे लिख दूं अब डायरेक्ट। देखते जाना, पहला मान लो इक्वेशन इसे दो और दोनों को डिवाइड कर दो। अब आप समझ जाओगे कि ये जो रिलेशन है वो एप्सिलॉन आर के बराबर आएगा। देख लो, डिवाइड कर दो दोनों को, तो खत्म, ये खत्म,
और ये खत्म, ये पूरा खत्म। तो एप्सिलॉन आर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये रिलेशन देख लो, बोलो हाँ के ना। आएगा कि नहीं आएगा, सुनना ध्यान से, क्लियर। अब देख बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ नहीं करना तुमको, कुछ नहीं करना। समझ में आ गया ना ये रिलेशन आपस में। सवाल करा रहा हूं, पहले कंसेप्ट को तो देखते जाओ, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें यहां से जनरेट हो जाएंगी। अब जैसे मीडियम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मीडियम है, वही बात कर रहा था। 9 गुणा 10 की पावर 9 अपॉन एप्सिलॉन आर बोल सकता हूँ, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ के ना। अब आप देखो, पानी में डाल दिया आपने, किस वाटर में, तो वाटर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, मान लेते कितनी थी 81। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 से कम आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। इसका मतलब किसी भी मीडियम में, किसी मीडियम और पानी में अगर तुलना हो, किसी मीडियम और वैक्यूम की अगर तुलना हो रही हो, तो हमेशा फोर्स किस में ज्यादा होगा, वैक्यूम में ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं, आप पानी में डाल रहे हो तो 81 का डिवाइड करोगे आप इस पूरे में, मान लो ये तो सेम ही आएगा, Q1 Q2 सेम है, तो ये वैल्यू तो 9 गुणा 10 की पावर 9 से कम आएगी ना, तो फोर्स मीडियम में कम आएगा। समझ रहे हो ना, वही मैं बोल रहा हूं, फोर्स जो है ना वो किस में ज्यादा होता है, वैक्यूम में, मीडियम से। वही बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं से, कि फोर्स जो है बेटा वो वैक्यूम में ज्यादा होता है मीडियम से, दिमाग में सेट कर लेना। तो ऑप्शन बी सही होगा, यही आंसर होगा। ये समझ गया ना, ये बात जो मैं समझाना चाहता था। बोलो, ये समझ गया ना मैं जो समझाना चाहता था। चलो बहुत देर हो गई तो मैं, हाँ वही वो समझ, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, कंसेप्ट से समझ गया ना, ये बता दो बस, कंसेप्ट से। वही मैं बार बार वही बता रहा था, ध्यान रखना आजकल कोई मीडियम अगर वैक्यूम में तुलना हो रही है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत जो बल है वो हमेशा कहाँ लगेगा, वैक्यूम में लगेगा। समझ गए। तो जो रटके बैठे होते हो ना, इसलिए मैंने सब लॉजिकली आपको समझा दिया है, गलत नहीं होगे कभी आप। लेकिन वक्त नहीं है ना, बहुत चीजें तो मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन जो रिलेवेंट है वो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि दोस्तों के ऊपर है, आप सबके भी कोई ना कोई दोस्त रहे होंगे, और अभी तो हालांकि आप छोटे हैं, शायद इस बात को अभी ढंग से नहीं समझ पाओगे, जब बड़े हो जाओगे आज से 5 साल बाद तब समझोगे इस बात को जो मैं आज बोल रहा हूँ, कि दोस्त अब थकने लगे हैं। किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हो ना, बाल पक गए हैं, भूरे 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 बाल हो गए, पेट निकल आया है, आलसी हो गए, तो दोस्त अब थकने लगे हैं, किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं। ठीक है, सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है, किसी के अल्सर हो गया है, किसी के स्टोन हो गया है, किसी को पीलिया हो गया है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को डेंगू हो गया है, सब लोग परेशान रहते हैं, टेंशन है किसी को। तो सब पर भारी जिम्मेदारी है, सब पर जिम्मेदारी होती है। जब जॉब नहीं लगती तो क्या होता है, जिम्मेदारी आ जाती है। शादी हो जाए तो जिम्मेदारी आ जाती है, लग जाए जॉब तो भी जिम्मेदारी हो जाती है, शादी के बाद तो जिम्मेदारी ज्यादा और बढ़ जाती है। तो सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। मतलब पहले हम छोटे थे तो दोस्त थे तो भागते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये करते थे। जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अरे हाँ पे जाते हैं, थोड़ा चलते रहे यार, थोड़ा सा खाट पे बैठ जाए, बाद में चलेंगे। पर ये हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फिक्र है, कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है। अब दोस्त अच्छी बातें नहीं करते, टेंशन में रहते हैं, पैसा चाहिए उन्हें, लोन निकाल लेते हैं, दुखी रहते हैं। कभी किसी को ये बीमारी है वो बीमारी है तो क्या करते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, है ना। तो हेल्थ टेस्ट का जिक्र है, कहते हैं यार ये टेस्ट करवा के आऊंगा, बड़ा बीमार हूँ, बड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत दिन से वायरल फीवर आ रहा है, क्या ब्लड टेस्ट करा लूं क्या।
ठीक है। और फुर्सत की सबको कमी है, फुर्सत की सबको कमी है, आंखों में अजीब सी नमी है। कल जो प्यार के खत लिखते थे, आज बीमा के फॉर्म भरने लगे। बीमा के नहीं लिखा जाता, बीमा होता है कि भैया जब आदमी मर जाएगा तो 50 लाख का बीमा होगा, 1 करोड़ का बीमा करा लेते हैं, होता ना LIC का, या फिर टाटा का बीमा करा लेते हैं। तो कल जो प्यार के खत लिखते थे, आज बीमा के फॉर्म भरने लगे हैं। पर यह हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। तो जिम्मेदारी आ जाती है तो स्वाभाविक है। अरे यार, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, अब वो निकल गई, आवाज कट गई। चलो चलो, लाने थी कि शौक नहीं रहा अब खुद को साबित करूं, शौक नहीं रहा अब खुद को साबित करूं, अब आप जो समझ लें बस वही हूं मैं। बच्चे, जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, घर के अलग ताना मारते हैं, और रिश्तेदार अलग मारते हैं, पड़ोसी अलग मारते हैं, दोस्त अलग मजे लेते हैं, भाई साहब डायलॉग बाजी करते हैं पूरा। तो बच्चा बहुत परेशान रहता है। तब के लिए कि शौक नहीं रहा अब खुद को साबित करूं, अब आप जो समझ लें वही हूं मैं। मौसी का फोन आ गया, नाम है कालू, कि कालू एयरफोर्स का रिजल्ट आ रहा है 13 तारीख को, तेरा जो पेपर हुआ था ना 13 अक्टूबर को, उसका रिजल्ट आ गया है। अब नंबर आया नहीं था, नहीं तो हल्ला मचा देते पूरे गांव में। अब उसने अब उसने कॉल किया, मौसी से बात की, मौसी का कॉल आया, बात कर रहा है वो, कह रहा है कि मौसी इस बार पेपर टफ आ गया था, कि रहने तू हर बार पागल बना रहा हो, लंबे लंबे बालन करे घूम रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने घूम रहा हो, माँ बाप के पैसा बर्बाद कर रहा है। अब उस बच्चे को कौन कैसे समझे, इतनी जिम्मेदारियां है ना उसके पास। तो उसके लिए थी कि शौक नहीं रहा अब खुद को साबित करूं, अब आप जो समझ लें वही हूं मैं। बात बहुत गहरी है, अब आप समझ पाए नहीं समझ पाए वो अलग बात है। अब शौक नहीं रहा मुझे कि खुद को साबित करूं, अब आप जो समझ लें वही हूं मैं। चलो, तो प्रसाद सर गुस्सा हो जाते हैं। अब अब मान लो मैं विराट कोहली की तरह क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूं, तो मैं तो गुस्सा ही हूंगा ना विराट कोहली से, क्यों भाई। चलो चलो, कोई बात नहीं। पुरानी यादें जिंदा करना है तो रवि सर से संपर्क करें। अच्छा, चलो चलो भाई चलो, ठीक है। तो बेटे मेरे, ये चार्ज के बारे में स्टडी अपन लोगों ने करी है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी और भी चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ के लिए बस मुझे इतना बेसिक बताना था। कल मेरी मैराथन क्लास है, बता चुका आपको, बड़ी क्लास होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि शायद कल प्रैक्टिस क्लास में रात को 9 बजे से लूंगा, जब क्योंकि 4-5 घंटे मुझे आपको ये लगातार पढ़ाना होगा। खत्म करूंगा कल मैं से, ठीक है? ठीक है, तो पढ़ वढ़ के आना बढ़िया तरीके से, रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा परेशान मत रहा करो तुम लोग, है ना? रिवाइज कर लेना, ये बेसिक बेसिक जानकारियों को देख लेना, और थोड़ा सा 12th के अगर नोट्स पड़े हो ना तुम्हारे पास स्कूल के, तो एक बार ऐसे ही रफली चेक कर लेना, बस फॉर्मूले वॉर्मूले दिमाग में डाल लेना। क्या बोल रहे हो भाई रिलेशन से? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, शायद आप गलत समझ गए, किसी ने कमेंट किया है, देखना। ले, समझ ले अब इस बात को, दिमाग लगा ले। मीडियम बराबर एफ बी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इसका जब डिवाइड करेगा, मीडियम की वैल्यू रखेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम निकल के आएगी, तो मीडियम में कम होगा। खूब रिलेशन देख ले। किसका बर्थडे है भाई? मुझे पता नहीं था। किसका बर्थडे है आज? मैं देखा नहीं कमेंट। कौन है भाई बर्थडे वाला? हाँ बेटा, प्रैक्टिस क्लास होगी रात को 8 बजे। चलो। अरे बर्थडे किसका है कि हैप्पी बर्थडे खामा खा हो रहा है? अपने आप ही तुम लोग बर्थडे बर्थडे बनाते रहते हो बैठे बैठे, कभी किसी का बना देते हो। तुम लोग तो मेरा ही बना देते हो आते। चलो भाई, आ गया ना अखिलेश? क्या नहीं आ सकता ये बोल बस। चलो यार ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ किसी का भी बर्थडे बना देते हो 2 मिनट में। मेरा 29 फरवरी को है बर्थडे, 29 फरवरी, 4 साल बाद आता है। किसका डिफरेंस बेटा? चलो यार फिर। चलो यार ठीक है, लीप ईयर। चलो मुलाकात करेंगे आपसे कल, है ना, ऑन टाइम बेटा, है ना? पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।